नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं दिनेश गौतम, लेकर हाजिर हूं अड़ी। और सवाल आज ये है कि क्या ये ट्रंप की चुनावी तैयारी है जो हर दिन 4 घंटे ईरान पर बमबारी के तौर पर सामने दिखाई दे रही है। हर दिन 4 घंटे बमबारी, क्या ये है ट्रंप की चुनावी तैयारी? 3 नवंबर मिड टर्म पोल्स, उसके पहले एक्सपर्ट्स ओपिनियन बटे हुए। एक्सपर्ट्स का एक धड़ा यह कह रहा है कि जिस तरीके से फॉरएवर वॉर को अब नहीं होने देंगे का वादा करके ट्रंप कुर्सी पर आए थे और अब फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन में ही फंसते चले जा रहे हैं, उससे लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, इसीलिए रेटिंग नीचे आती जा रही है। दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ा एक्सपर्ट्स का यह कहता है कि अब अगर अमेरिकियों के खास तौर से मागा सपोर्ट बेस को उनको हटने नहीं देना है, उनको अपने साथ बनाए रखना है, तो उनको इस लड़ाई में हीरो की तरह उभरना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि मिड टर्म पोल्स में उनका क्या होने वाला है। क्या सचमुच मिड टर्म पोल्स के मद्देनजर हो रहा है? और अगर हो रहा है तो ये ट्रंप के लिए फायदे वाला साबित होगा या नुकसान वाला? इस पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले आज की खबरें देख लीजिए। कुछ ही देर पहले ये यमन से बड़ी खबर, यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी का हमला। सऊदी अरब की तरफ से दागी गई मिसाइलें, हमलों में रनवे को तबाह करने की कोशिश। यमन मीडिया की रिपोर्ट में दावा, और यह कहा जा रहा है कि ईरान के प्लेन को लैंड होने से रोकने के लिए यह हमला किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ईरान का प्लेन लैंड हुआ। यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले यमन से ये बड़ी खबर आई, यहां सना एयरपोर्ट पर सऊदी का हमला हुआ। सऊदी अरब की तरफ से दागी गई मिसाइलें, हमलों में रनवे को तबाह करने की कोशिश की गई। यमन मीडिया की रिपोर्ट में दावा है, और मंशा यह थी कि यहां ईरान का प्लेन लैंड होने से रोका जा सके, लेकिन आखिरकार प्लेन लैंड हो गया। बीते दिनों भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, जहां ईरान का प्लेन लैंड होने वाला था, उसको रोकने की तैयारी थी, लेकिन तब भी लैंडिंग हुई थी। आज इस हमले के बावजूद लैंडिंग हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो यहां इस लाल दायरे में आपको दिखाई दे रहा है। तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको, अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको आखिरकार बताएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म पोल्स की निगाह से फायदे वाला साबित होने वाला है या नुकसान वाला। अगली खबर देखिए, सऊदी के अटैक पर यमन की सेना का बयान। यमन की सेना के प्रवक्ता याहया सरी बोले, सऊदी अरब ने तनाव कम करने का अपना चरण पूरा कर लिया है, अब इसका जवाब निर्णायक होगा। यमन की तरफ से कहा गया है कि अब इसका जवाब निर्णायक दिया जाएगा। जाहिर है ये एक बड़ी धमकी है, और ये भी कहा गया है कि ये जो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया, अब बारी हमारी है, और अब जब बारी हमारी है तो हम इसको डिसाइसिव तरीके से आगे लेकर जाएंगे, ये कहना है यमन का। यहां ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको जो विध्वंस की कहानी बयान कर रही हैं, और साथ में वो स्टेटमेंट्स भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। होर्मुज में क्या चल रहा है? होर्मुज जिसके संदर्भ में यह समझा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर नहीं है तो क्या हुआ, होर्मुज पर कंट्रोल न्यूक्लियर से कम नहीं है। होर्मुज में ईरान का वार्निंग शॉट, 2 जहाजों पर ईरान की फायरिंग। होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे 2 शिप, फायरिंग करके जहाज को वापस जाने के लिए कहा। होर्मुज में ईरान ने तैनाती बढ़ाई। होर्मुज में अपनी तैनाती ईरान लगातार बढ़ाता जा रहा है, और वो होर्मुज जहां लग रहा था कि यहां डेस्कलेशन हो जाएगा, डीएस्कलेशन हो जाएगा, वहां ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिए जाने की वजह से। और अगर ईरान ये कह रहा था कि जो रूट हम बता रहे हैं उस रूट से आप जहाजों को निकालिए, उसके अतिरिक्त रूट बनाकर वहां से जहाजों को निकालने की जो तैयारी थी वो ये बताने की तैयारी थी कि ईरान की यहां चलेगी नहीं। और ईरान ने ये एक बार फिर से स्पष्ट करना और स्थापित करना शुरू कर दिया है कि होर्मुज में तो बस ईरान की ही चलेगी। अब अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में है ईरान। ईरान ने खाड़ी के देशों को दिया अलर्ट कॉल। कुवैत, बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की अंतिम चेतावनी। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर बहुत बड़ा दावा, यहां पर वो दावा भी आपके सामने होगा, और साथ में ये जो हमले हो रहे हैं उसको किस तरीके से ईरान ले रहा है यहां पर देख लीजिए। पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में है ईरान। अब इस बार कहा यह जा रहा है कि इस बार जो सबक होगा वो ऐसा सिखाया जाएगा कि अब मिडिल ईस्ट में इन देशों को हमेशा के लिए इबरत हासिल हो कि अपनी जमीन को अमेरिका को हमले करने के लिए देना है या नहीं देना है। ईरान ने खाड़ी के देशों को अलर्ट कॉल दिया। कुवैत, बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का हुआ है ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की आखिरी चेतावनी। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर यह बहुत बड़ा दावा कि अब ये अलर्ट कॉल है, आखिरी बार चेतावनी दी जा रही है। अब इसके बाद जो होगा उसके लिए खाड़ी देश खुद जिम्मेदार होंगे।
जब यहाँ के ये डेवलपमेंट्स आप देखते हैं और उसके साथ आप ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4-4 घंटे की जो बमबारी है, क्या ये मिड टर्म पोल्स के मद्देनजर अब ट्रंप ने ये ठान लिया है क्या? ट्रंप ने ये ठान लिया है क्या कि अब दर्द का हद से गुजर जाना अगर दवा होता है तो इस दर्द को वो हद के पार लेकर जाएंगे? और क्या यही उनके लिए मिड टर्म में दवा का काम करेगा? आप जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि लोअर हाउस है, और या फिर वहां का अपर हाउस सीनेट हो, दोनों में ही मेजॉरिटी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, बड़ी नैरो मेजॉरिटी है। और ये चिंता का सबब है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये चिंता क्या एक दिन में 4-4 घंटे बमबारी करने से ही हल होगी या इससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं? या कोमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार सर, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, खासतौर से वेस्ट एशिया को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। भरत बराई, प्रोफेसर भरत बराई हमारे साथ इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आबिद रजा हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। आबिद रजा नौशाद रिसर्चर हैं, अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी कुम ईरान से हमारे साथ इस चर्चा में वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि उनको क्या करना है, और ये 4-4 घंटे चलने वाली बमबारी क्या उसी तरफ संकेत है, और क्या इसी से उनको अपने लिए कुछ मिड टर्म में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कार्तिकेय काले सर। देखिए, इस समय ना डोनाल्ड ट्रंप के पास दो महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है, दैट मीन्स राजनीति से, और वो उनके अपनी स्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि उनकी इलेक्टोरल जो इलेक्टोरेट है वो उनको कितना सपोर्ट करती है। तो वो मागा ग्रुप के लिए है और स्पेसिफिकली वो अमेरिकन के लिए। और दूसरा डिसीजन है वो मिलिट्री है, जो ईरान में जो हो रहा है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसका डिसीजन है। तो देखिए, पहला डिसीजन तो उन्होंने इस तरफ से ले लिया है, बिकॉज पहला डिसीजन इस बात पे था कि वेदर वो कंटिन्यू करते हैं या इस लड़ाई से जो है पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से उनका रुख दिख रहा है वो कंटिन्यू करने की कोशिश में है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि मागा के सपोर्ट में वो आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये उनका डिसीजन हो गया है मेरे हिसाब से। और जो दूसरा डिसीजन है, दैट इज द मिलिट्री डिसीजन, कि ऑल आउट जाएं या फिर धीरे धीरे ईरान पे कंटिन्यूअस प्रेशर अपनी फोर्सेस के साथ वहां बना के रखें। तो ये मिलिट्री डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इट अपीयर्स कि वो अभी इस समय इस डिसीजन को ठीक तरह से ले नहीं रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये डिसीजन भी हो जाएगा। और जैसा मैं काफी समय से कह रहा हूं कि इस लड़ाई का अंत जो है, मुझे जो दिखता है वो ये कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ते बढ़ते फाइनली एक फाइनल स्टेज पे आएगा ही आएगा, बिकॉज इस लड़ाई में विरोधाभास बहुत ज्यादा है और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ ये लड़ाई। लेकिन आप ये जब कह रहे हैं कि आखिर बढ़ते बढ़ते ये निर्णायक जगह पर पहुंचेगा, ये दबाव बढ़ते बढ़ते, तो ये निर्णायक जगह क्या होगी सर? क्या ईरान पर यह दबाव निर्णायक होगा और ईरान आखिरकार कहेगा कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं? उस समय तक ईरान कितना डिवास्टेटेड आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो स्थिति है तो? या उसके पहले क्या अमेरिका एक बार फिर से ऑफ रैम्प तलाशेगा, और बेशक वो विन विन सिचुएशन ना हो, वो ज्यादा विन सिचुएशन टुवर्ड्स ईरान हो और कमजोर हो अमेरिका की तरफ, जैसा अभी हाल में ही हुआ था एमओयू में? क्या वैसा ही कुछ होगा? ये मैं आपसे समझूंगा। आता हूं सर, आता हूं। लेकिन ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, ये देख लीजिए, ईरान को 500 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाया गया। अमेरिकी हमलों से ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही हुई। ईरान में हमलों को अंजाम देने के लिए रेडी हैं हजारों नई घातक मिसाइलें। सेंटकॉम के सोर्सेज से मोसाद कमेंट्री का ये दावा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। ये कहा जा रहा है नई घातक मिसाइलें भी तैयार हैं ईरान में हमले के लिए। अमेरिकी हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों में भीषण तबाही हुई है। उसी तबाही की तस्वीर यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये मामला, अगर ये पूरा युद्ध बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, आगे क्या अब, क्योंकि बीच में ये समझा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज लग रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। वो नहीं चाहते थे, उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने इधर घसीट लिया। वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिन लोगों के साथ काम करते हैं अमेरिका में, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनको खासतौर से इन्फ्लुएंस करने की ताकत जिन लोगों में है, वो उनको युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। असल में इसको कैसे देखा जाना चाहिए और आगे ये कैसे 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 रिजल्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? शुभदा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए दिनेश जी, पहली बात है कि ये जो कांस्टेंट मैनिपुलेशन में हम रह रहे हैं, कांस्टेंट मैनिपुलेशन यानी कि सीज फायर कभी था ही नहीं। सीज फायर के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार बमबारी चल रही थी। 19 अगस्त तक एमओयू का जो 60 डे का गाइडलाइन था वो फॉलो नहीं हुआ। अब मुद्दा ये आता है कि बहुत सारी चीजें हमें झूठ बोली जा रही है। पहले लिंडसे ग्राहम कहाँ मरे? वो तो यूक्रेन में थे।
कैसे वो 8:30 बजे यूएस आ गए और फिर उनका डेथ हो गया अचानक से, हमें नहीं पता। दूसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्रो इजरायली लॉबी को रिप्रेजेंट करते थे यूएस में और ट्रंप पे बहुत प्रेशर भी डालते थे। दूसरी चीज है कि हम आपको इसमें फाउल प्ले लगता है क्या? क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरीज जो हैं राउंड कर रही हैं कि लिंडसे ग्राहम की मौत जो है वो सामान्य मौत नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है, खासतौर से रशिया से दुगिन के स्टेटमेंट के सामने आने के बाद? क्या वाकई ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है? देखिए, दो दूसरे मतलब एक मिच मैकॉनेल हैं जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं, लार्जेस्ट सर्विंग कांग्रेसमैन है, जिनको भी पिछले 15-20 दिन से चेस्ट पेन की एकदम प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद अचानक से लिंडसे ग्राहम का डेथ हो जाता है। लिंडसे ग्राहम एक वॉर हॉक थे, वो इंडिया पे भी टैरिफ बहुत ज्यादा लगे उसके हक में थे, बहुत ज्यादा वो प्रो इजराइल थे और जेनोसाइड बढ़ता रहे, वो वॉर क्रिमिनल की तरह स्टेटमेंट्स भी देते थे। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई कि वो किसी को नहीं पता और कोई बता भी नहीं रहा है। दूसरी चीज है, जैसे अभी हमने बात किया कि येमेन में अभी जो ईरानियन फ्लाइट लैंड हुई है उसमें कौन थे? IRGC के ऑफिशियल्स थे और हुथीज थे। सऊदी अरेबिया ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों अटैक करने शुरू कर दिया? यही प्लेन तो 3 जुलाई को भी लैंड किया था। मुद्दा यहाँ पे है कि ये जो रीड्रॉइंग ऑफ मिडिल ईस्ट है, इसमें 2 कंट्रीज के बीच में, जिसके बारे में MOU में बात नहीं हुआ है बहुत प्रॉपर्ली, वहां पे आके बातें फंसी हुई हैं। कौन सा देश येमेन लेगा? येमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। येमेन पे बहुत बूट्स ऑन द ग्राउंड 15 दिन पहले भी थे, जिसके बारे में मीडिया ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया। और दूसरा, कौन एग्जैक्टली लेबनान लेगा? अब इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये बस समझ सकते हैं कि हम कांस्टेंट मैनिपुलेशन में रह रहे हैं और अमेरिका में ट्रंप के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। लेकिन उसी तरीके से 2003 में जो वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना पावर यूज किया था इराक वॉर में। अब देखते हैं JD वैंस क्या करता है। ये ईरान के देदाफुल में अमेरिका का विनाशक हमला हुआ है, वो तस्वीरें भी देख लीजिए। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दहलाया है। हमलों में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। देशफुल फाइटर जेट बेस पर एयर स्ट्राइक हुई है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये भयानक स्ट्राइक हुई है जिसकी तस्वीरें आप देखिए जरा, ये आवाजें सुनिए। और ईरान की पोर्ट सिटी में भीषण धमाका हुआ है। ईरान की पोर्ट सिटी की अब तस्वीरें देखिए। बंदर अब्बास, 7 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं यहाँ। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक सैन्य बेस के पास धमाके हुए हैं। बंदर अब्बास पर अमेरिकी एयर अटैक की खबरें हैं। यहां पर बंदर अब्बास से आई तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं और उसी दौरान अशोक सज्जनहार सर के पास ये सवाल लेकर जाते हैं। अशोक सज्जनहार सर, यहां से आगे अमेरिका का रुख आपको क्या दिखाई देता है? और वो आखिरकार अमेरिका के लिए कोई ऐसी सिचुएशन होगी, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो उनको उनके कम से कम मागा सपोर्ट बेस में हीरो बनाए, या वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होने वाला है? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बारी फिर से ऑल आउट वॉर ईरान के विरुद्ध नहीं शुरू करने वाले हैं, नहीं शुरू कर सकते हैं। उन्होंने देखा है जो 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जब उन्होंने युद्ध किया तो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, चाहे वो रिजीम चेंज हो, चाहे न्यूक्लियर इशू हो, उस किसी के ऊपर भी वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए हैं। और यहाँ तक कि उसके बाद ईरान ने एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा कर लिया और दूसरा उन्होंने वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल भी, देखिए ये स्कर्मिशेस चलती रहेंगी हैं, उनको वहाँ पर वो हिट आउट करते रहेंगे। और क्योंकि ये वाला जो ईरान ने 3 कश्तियों पर उन्होंने अटैक किया था कुछ दिन पहले, तो इसको अनरिस्पॉन्डेड मेरे विचार से अमेरिका बिल्कुल नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि इससे ये मालूम होता जो भाई ईरान का टोटल कंट्रोल है वहां पर, वो जो चाहता है स्ट्रेट हॉर्मुज में वो करेगा। और ये मेरे विचार से इनको नागवारा था, तो इसलिए उन्होंने अटैक किया। परंतु फिर मेरे विचार से जल्दी ही इसको थोड़ा बहुत सामान्य उसके ऊपर सतह पर लाया जाएगा। दूसरी बात, आखिरी बात मैं इसमें यह कहूंगा, देखिए ये जो MOU साइन हुआ है दिनेश 14 पॉइंट का, ये सारा का सारा ईरान के फेवर में है। तो इसलिए ईरान भी अगर इस ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरे विचार से, अगर उनमें वो दूरंदाशी है, तो वो ये देखेंगे जो इस MOU को वो अपने हाथ से नहीं जाने दे। सर, अभी आप इसको इन प्लेस मानते हैं क्या? इस MOU को आप अभी अपनी जगह पर स्थापित, क्योंकि इसका जो
जो पहला क्लॉज है वही है कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और यहां तो हमले भी हो गए और जबरदस्त हो गए। जी नहीं, कोई किसी दोनों में से किसी ने रिजेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इसमें बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि हमारे और पैनलिस्ट कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हैं, परंतु किसी ने एमओयू को रिजेक्ट नहीं किया है। और एमओयू की जो शर्तें हैं वो अभी भी आगे चलते हुए वो जरूर, ईरान तो उसको क्लेम करेगा, जो हमको 300 बिलियन डॉलर दीजिए, हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं उनको आप रिलीज करिए वगैरह वगैरह, तो ये सब तो वो करेगा, क्योंकि ये सारा पूरा। तो आबिद रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आइए उनसे समझ ही लेते हैं। आबिद रजा साहब, ये जब ये ज्यादा इंक्लाइंड माना जा रहा था ईरान की तरफ और ज्यादा मतलब एक तरीके से फायदे की डील ईरान के लिए मानी जा रही थी, तो क्या होर्मुज वाली वो उस दिन की घटना को अवॉइड किया जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको आदाब और नमस्कार, और जितने भी देखने वाले हैं, जाहिर है कि यहाँ पर ये जो अभी जो कुछ हुआ है एमओयू के करारदाद के पास होने के बाद, और दोनों तरफ ने इस बात पर साइन किया, एमओयू को माना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग गोया कि मिसअंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने मुसलसल यानी एमओयू के किसी भी आर्टिकल को फॉलो नहीं किया है, बल्कि उसका उल्लंघन किया, उसकी मुखालफत की है। चाहे आप देख लें कि उसमें जो पहला ही बनता ये था कि एक दूसरे को धमकी नहीं दी जाएगी, वॉर की बातें नहीं की जाएंगी, लेकिन वो मुसलसल हर रोज सुबह शाम ट्रम्प साहब और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट धमकी दे रहा था ईरान को। इसी तरह लबनान के सीज फायर की बात थी, उसका भी उल्लंघन होता रहा और आज तक हो रहा है मुसलसल। या जो फ्रोजन एसेट्स थे उनको आजाद करने की बात थी, पहले मरहले स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में आर्टिकल 5 जो था एमओयू का, वो ये था कि ईरानियन अरेंजमेंट के साथ ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को चलाया जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन वहां पर हमने देखा कि अमेरिका ने एक दूसरी लाइन वहां से स्टार्ट की और वही ब्लॉकेड जो आगे किया हुआ था पहले, उसको हटाकर गोया ब्लॉकेड की दूसरी सूरत यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में उन्होंने लागू कर दी, जिससे ईरान को आपत्ति थी। और ईरान पहले से कहता आ रहा था कि हम एमओयू पर साइन कर रहे हैं, हम उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हमें उन पर कोई ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो फिर आप लोग क्या इसको इन प्लेस मानते हैं? इस एमओयू को अभी आप लागू मानते हैं? जी, किस चीज को? आप इस एमओयू को लागू मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं? एमओयू को ईरान ने रिजेक्ट नहीं किया है, अमेरिका ने भी अभी रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन रोक दिया गया इस सिलसिले को, यानी नेगोशिएशंस के सिलसिले को फिलहाल रोक दिया गया है ईरान की तरफ से भी। और ईरान ने कहा कि जब तक कि ये जंगी हालात रुक नहीं जाते हैं और एमओयू के आर्टिकल्स पर सही तरीके से, तो ये वो स्थिति है जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है, तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये विरोधाभासों से भरी हुई स्थितियां हैं। क्या एमओयू लागू है या एमओयू रुका हुआ है, लागू नहीं है, रुका हुआ है, आगे लागू माना जाएगा या अब उसको निरस्त माना जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे क्लॉजेस तो फॉलो किया ही नहीं गए शुरू से। धमाकों से दहला दक्षिणी ईरान केश्म द्वीप में 5 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। ईरान की ड्रोन फैसिलिटी पर हमला हुआ है। रिपोर्ट बता रही है केश्म द्वीप पर ईरानी सैन्य बेस को टारगेट किया गया। हमलों पर मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट है। अब जरा यहां पर देखिए, ट्रंप ने नई जंग छेड़ दी है क्या, और इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया है क्या? अब डिसाइसिव तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ने वाले हैं क्या, या कंफ्यूजन है और आगे आने वाले दिनों में भी वो कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा? यहां देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। ट्रंप का आदेश, अमेरिकी सेना का नया ऑपरेशन शुरू। डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से जब से उनकी लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी पर अब जो थ्रेट है वो ज्यादा परसीव की जा रही है, तब से यह समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बदले हैं। सेंटकॉम, एक साथ ईरान के 140 ठिकानों पर हमला। अब अगर अशोक सज्जनहार सर ये कह रहे हैं कि वहां पर जहाजों के साथ, जहाजों पर होर्मुज में ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, उसको बगैर उसका जवाब दिए अमेरिका उसको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। क्या यह प्रोपोर्शनेट है? क्या जहाजों पर जो हमला हुआ और यहां पर 140 ठिकानों पर जो हमला हुआ, 4 घंटे की बमबारी, इसको उसी अनुपात में माना जाएगा क्या? या अमेरिका यह बताना चाहता है कि उस तरह की घटनाओं पर हमारा जवाब अनुपातिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए उसने स्थापित करने के लिए ऐसा किया। ईरान से खबर, कई प्रांतों में धमाके हुए हैं। मैं आपको लगातार ये खबरें दिखा रहा हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पोर्ट सिटी से लेकर ऊपर आप देखें,
बल्कि वहां भी ये खतरा मुस्तकिल बना हुआ है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होने की खबर है और ऐसे में ये एक बड़ी दुर्घटना की शक्ल भी ले सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? ये इतना बड़ा अगर ये रिस्पॉन्ड किया जाना था क्योंकि होर्मुज में जहाज पर अटैक किया गया था, तो क्या ये छोटे तरीके से हो सकता था? इसको इतना बड़ा क्यों किया गया? ये वो सवाल है जो यहां पर यह बता रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। भारत बराई सर, आप शायद अमेरिका में इसको बेहतर समझ पाएंगे। ये हमले अगर ये रिस्पॉन्स थे होर्मुज में हुई घटना के लिए, तो ये उस प्रपोर्शन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नमस्ते। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आर्टिकल 5 उसके एमओयू के, मैं इंग्लिश में तो पढ़ सकता हूं, फारसी में तो नहीं पढ़ सकता। उसमें क्या लिखा है? अपॉन द साइनिंग ऑफ एमओयू, ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग द बेस्ट एफर्ट्स to allow safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz with no charge. Traffic will start flowing immediately, taking into account the need to remove technical and military obstacles and conduct demining operations. ये कहाँ लिखा है एमओयू में कि आप उसके पर अटैक करेंगे, उसको डुबा देंगे, उसके इंजन पर फायर करेंगे, मार देंगे? तो जो भी कुछ ईरान को करना था, सेफ पैसेज उसके अलाउ करना था। वो भी नहीं लिखा था कि उसका रूट ईरान डिटरमिन करेगा या ओमान करेगा। और 21 माइल की उसकी विड्थ है, तो हर देश का 12 मील तक या 19 किलोमीटर तक अपना क्षेत्र रहता है। तो जो दूसरे जहाज थे वो तो ओमान के पानी से चल रहे थे, ईरान ने उसके पर क्यों अटैक करेगा? और जैसा आप बताते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये ईरान वॉर इतना डिटरमिन नहीं करता है। हाँ, ट्रम्प साहब के प्रॉब्लम है, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम है अमेरिका में इलेक्शन में, वो डोमेस्टिक इश्यू के लिए है कि भाई उन्होंने मेडिकेड में कट किया है, आइस ने इतने रेड किया है। तो भारत सर, क्या उसी से डाइवर्जन के लिए ये सब किया जा रहा है क्या, कि डोमेस्टिक मामलों में? नहीं, मेरा ख्याल बिल्कुल अलग है। अगर ईरान ने सब जहाजों को जाने दिया था और उसके पर अटैक नहीं किया, तो दूसरे एमओयू के जो कंडीशन थे उसका फॉलो अप जरूर होता। अमेरिका में कोई ऐसा नहीं मानता कि नहीं, हमको वॉर करना है, ईरान के साथ लड़ाई करनी है और ईरान के साथ बमबारी करनी है। देखो, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी 35 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ईरान वहां दादागिरी करे और वहां से तो मतलब अभी जो अमेरिका में परसेप्शन है, या रियलिटी वाला परसेप्शन या परसेप्शन वाली रियलिटी, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं, वो ये है कि ईरान दादागिरी कर रहा है, इसलिए अमेरिका को जवाब देना पड़ा और ये जायज है। बिल्कुल कि ईरान, तो अगर इसकी रोशनी में, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि गाजा में जो कार्रवाई की गई इजराइल की तरफ से या ईरान के ऊपर जो कार्रवाई की गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो दोनों ही कार्रवाइयां गलत मानने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी अमेरिका में। क्या अब वो तादाद जो गलत मान रहे थे लोग, उसमें वापस कमी आएगी क्या? अगर ये बात जो कही जा रही है कि ईरान दादागिरी कर रहा है, उसका जवाब देना जरूरी था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले का नया वीडियो आ गया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। सऊदी अरब की तरफ दागी गई मिसाइलें, हमलों में रनवे को तबाह करने की कोशिश दिखाई दे रही है। यमन मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। ये देखिए किस तरीके से उसके रनवे को दुर्घटनाग्रस्त करने की, उसके रनवे को इस लायक नहीं छोड़े जाने की कोशिश थी ताकि वहां से कोई टेक ऑफ या लैंडिंग हो सके। और ये देखिए यहां पर इन तस्वीरों में जो एकदम अभी आई तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, उसमें ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तब मैं वो सवाल लेकर जरूर आबिद साहब के पास जाऊंगा। आबिद साहब, ये क्या वहां पर ईरान की दादागिरी का अमेरिका की तरफ से जवाब है? अभी जो ये सज्जन अमेरिका से बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने पढ़ के सुनाया कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है ना, आप तो इस बात को पढ़ रहे थे कि ईरानियन अरेंजमेंट जो है वो इस चीज को अरेंज करेगा और सेफ पैसेज कराएगा तमाम वेसल्स को। वो तो ईरान कराने को राजी है, वो तो ईरान करा रहा था। अब आप मुझे ये बताइए कि उस मेमोरेंडम में, एमओयू में, ये कहां लिखा हुआ है कि अमेरिका अलग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक रूट बनाएगा और कश्तियों को, वेसल्स को मजबूर करेगा कि उस
उस तरफ से गुजरे अपनी बनाई हुई लाइन से, और ईरान जिस तरह से गुजारना चाह रहा है उस तरह से ना गुजारे। ईरान ने कहा था मैं गुजारूंगा, सेफ पैसेज कराऊंगा। अमेरिका वहां पर क्या कर रहा है? और दूसरी बात, दादागिरी की जहां तक बात है, आप मुझे बताइए, ईरान अमेरिका के पास जाकर हमले कर रहा है या अमेरिका? अच्छा आबिद साहब, जब आप ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ा रेलेवेंट होगा अगर आपका कमेंट इस पर भी आ जाएगा। ये जो हमला हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सऊदी की तरफ से यमन पर यह हमला, ये जरा फुल फ्रेम दिखाइए। आबिद साहब का कमेंट ले रहे हैं जी। 10,000 किलोमीटर से अमेरिका यहाँ आकर जो कुछ कर रहा है उसे दादागिरी कहा जाता है। अपनी टेरिटोरी की हिफाजत करना ये दादागिरी नहीं होती है। एक बात, अभी जो सनआ पर आप वीडियो दिखा रहे हैं, हमला हो रहा है, जाहिर है कि ये एक एग्रेशन है सऊदी अरबिया की तरफ से यमन के खिलाफ, और यमन की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि हम इसको जवाब देंगे। अभी तक हम पेशेंस से काम ले रहे थे, स्ट्रैटेजिक पेशेंस था, और हम जंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब उसने एग्रेशन कर दिया तो हम इसका जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। यमन ने ये बात कह दी, अब देखते हैं कि यमन इस मसले को किस तरह से लेता है और कहां तक आगे बढ़ता है। लेकिन ईरान तो ईरान इस दौरान लगातार ये कहता रहा है कि हम अपने इस्लाम के मानने वाले पड़ोसियों के खिलाफ नहीं हैं। ये बात वो हमेशा दोहराता रहा है। तो ये अगर आप इस तरह की कार्रवाई के संदर्भ में फिर आप इसको मानते हैं क्या कि ये उन लोगों के ऊपर जो इस्लाम के मानने वाले ये मुल्क हैं उनके ऊपर ये अटैक होगा? देखिए, ईरान सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता है, ईरान ह्यूमैनिटी की बात करता है। जी ठीक है, ईरान ह्यूमैनिटी की बात करता है, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता है। लेकिन चूंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे एक दीनी रिश्ता भी है, रिलीजियस रिलेशंस भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ईरान की ज्यादा होती है। वरना ईरान की नजर में सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम की वजह से किसी की मदद करनी है। ईरान की नजर में जालिम और मजलूम, जो एग्रेसर है, जो ऑपरेसर है, और जो ऑपरेस्ड पीपुल है, उनका मुकाबला होता है। ऑपरेसर की मुखालफत करता है, टायरेनी की मुखालफत करता है ईरान, और जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनकी हिमायत करता है। यहां पर भी सऊदी अरब ने एग्रेशन किया है। देखते हैं ईरान इसको कैसे लेता है। ईरान का स्टेटमेंट आने के लिए या मुझ तक अभी पहुंचना है, और यमन का स्टेटमेंट आ चुका है। देखते हैं कि आगे की रणनीति वो क्या होती है। और आगे ये खबर है कि यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ है। यूएई के अल दफरा बेस को टारगेट किया गया है। अल दफरा बेस में बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। द करंट रिपोर्ट का ये बड़ा दावा, ये भी देख लीजिए जरा। तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यहां बात यह भी चल रही है कि कितना आनुपातिक है एक दूसरे के ऊपर होने वाला यह हमला, या अमेरिका यहां दिखाना भी चाहता है कि अब अगर ये ईरान की तरफ से मौके दिए जाएंगे तो जो कार्रवाई होगी उसमें जरूरी नहीं है कि प्रपोर्शन का ध्यान रखा जाए। शुभदा जी, आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए दिनेश जी, पहली चीज़ है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो इंटरनेशनल स्ट्रेट है, वो इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है। इन दोनों में लीगल डेफिनेशन अलग होता है। यूएस इस पे अपनी हेजेमनी नहीं कर सकता, ना ही इजराइल कर सकता है। अगर करना चाहते तो 1987 में लॉ ऑफ द सी पे साइन करते, तीनों देश साइन करते और देखते कि किसके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन नहीं किया। एमओयू भी ये बैड फेथ में है। ये वैसे ही वॉर चलेगा जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है। जहां तक बात है हुथीज को अब जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं थी इस प्लेन पे अटैक करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। 3 जुलाई को भी ये प्लेन लैंड हुआ है, लेकिन ये प्लेन पे अटैक करके अंसर अल्लाह ने फिर रिएक्शन दिया है कि अब वो अगर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अमेरिका का खासकर ट्रंप का ये मानना था कि अच्छा हमने 11 हुथीज के हेड्स को मार दिया है पिछले 1 साल में, तो अब वो एकदम अंडर कवर हो गए। लेकिन हुथीज 1 साल में वापस एनर्जाइज भी हुए हैं, और अब अगर वो बाबल मंदब लेंगे तो 2 इंटरनेशनल स्टेट्स के नेविगेशन के ऊपर सवाल आएगा। और तीसरा, जहां तक मुझे नहीं लगता कि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर होता तो यूएस और इजराइल की जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस को लिंक किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वहां के कांग्रेसमैन थॉमस मेसी और बाकी उसका इतना ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रूप्स जाके ग्राउंड में जाएंगे, लेकिन इजरायली ट्रूप्स नहीं जाएंगे, आईडीएफ के ट्रूप्स नहीं जाएंगे। मोसाद का आज एक नया हेड बन चुका है। पुराने जो मोसाद के हेड हैं डेविड बार्निया, उन्होंने खुद बोला है कि ईरान में तो हम अहमदीनेजाद को चाहते थे कि वो बने हमारा एसेट और वो करे रिजीम चेंज। अब अहमदीनेजाद को क्यों वो पपेट बना रहे थे? तो मुद्दा बस ये है कि यूएस ये वॉर जो है इजराइल के इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसके कारण होगा। और ट्रंप क्या मिड टर्म इलेक्शन कैंसिल कर सकता है? कांग्रेस कर सकती है। ट्रंप के ऊपर ये उसको लीगली ये परमिशन नहीं है, लेकिन क्या इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा देखिए। कल हमने ईरानियों के साथ 11 घंटे बैठक की। ट्रंप ने कहा होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका, मतलब कब्जा ही चाहिए। उधर कब्जा करना गलत है, लेकिन हम कब्जा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसको तो होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट नाम भी दे चुके हैं बहुत पहले।
अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन बनेगा, ट्रंप ने कहा। होर्मुज पर कंट्रोल के लिए हमें पैसे मिलने चाहिए, ट्रंप ने कहा। हमारे बीच एक समझौता हुआ था जिसे ईरान ने तोड़ दिया। ईरान बुरे लोगों का समूह है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। स्टेटमेंट पर आपकी टिप्पणी 30 सेकंड की, कार्तिकेय काले सर। ये बाद में वही जा रहा है जो मैं पहले बोल रहा था कि ईरान का बेसिकली जो अभी इस समय जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली उसके ऑयल कंट्रोल के लिए है। एंड ये इसका अंडरलाइन फैक्टर है। चाइना की हेजेमनी यदि कम करनी है इस दुनिया में तो फिर उसको एनर्जी सप्लाई, मतलब अगर हमारे पास कब्जा होगा तो हम उस जगह के गार्जियन होंगे, किसी और के पास कब्जा होगा तो वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाला होगा। अब अगली खबर देखिए, ओमान पर ईरान का बड़ा हमला। ओमान के डक पोर्ट पर सरप्राइज अटैक हुआ। ओमान में लॉजिस्टिक्स सेंटर पर भीषण हमला। ओमान में रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर दागी गई मिसाइलें, रिपोर्ट्स बता रही हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा था इस्तेमाल। यहां तस्वीरें उतनी ही खतरनाक, उतनी ही विध्वंसक। यहां देखिए, इन तस्वीरों में भी वही तबाही। अब जरा अगली खबर, जॉर्डन में ईरान के हमलों का एयर अलर्ट। प्रिंस हसन एयर बेस पर मिसाइल हमला। अमेरिकी मिसाइल सेंटर पर टारगेटेड अटैक। MQ-9 ड्रोन के हैंगर को तबाह करने का ईरानी दावा। जॉर्डन बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भारी नुकसान। ईरानी हमलों पर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट। अब अगले पहलू की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जरा ये देखिए, ईरान का पलटवार भी देखिए। ईरान ने कहां कहां पलटवार किया है। बहरीन में पलटवार किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े के मुख्यालय को टारगेट किया गया है बहरीन में। आप जरा यहां देखिए, जुफैर मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया गया बहरीन में। ये ईरान भी स्थापित कर देना चाहता है कि ना वो पहले रुका और झुका था, ना इस बार वो इस मूड में है। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन की बात हम कर रहे हैं। यहां इन तमाम जगहों पर जॉर्डन की सेना का दावा 4 मिसाइलें, हालांकि उन्होंने हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दी। ये दावा जॉर्डन की तरफ से हो रहा है। अमेरिका के हमलों के रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से जो हमले किए गए, अली अल सलेम एयरबेस, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया। कुवैत की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ अभी ये बात आप जुवैद साहब की तरफ से भी सुन रहे थे कि हम ये मानते हैं कि वो लोग जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं वो भी ऑपरेटर के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका रेडार सिस्टम को टारगेट यहां पर किया गया। ओमान की तस्वीरें यहां पर, ओमान को यहां ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं। कहां कहां पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से और उसमें क्या नुकसान पहुंचा है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइलें दागी गई, ये सऊदी अरब और UAE की बात है, लेकिन उनको हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के दावे इंटरसेप्शन वाले तब भी हमने देखे थे जब सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही थी कि वहां कई जगहों पर इस तरह के इंटरसेप्शंस फेल हुए हैं और मिसाइल्स ने जाकर हिट किया है। अब जरा आगे आपको लेकर चलता हूं। ईरानी सैन्य अधिकारी की खाड़ी देशों को बड़ी धमकी। टारगेट पर अमेरिकी बेस वाले देशों के तेल ठिकाने। अमेरिकी फौज को पनाह देने वाले देश भुगतेंगे अंजाम। ईरान की वार्निंग, और बड़े ऑयल गैस प्लांट पर हमले होंगे। ईरान के टारगेट पर बहरीन, कुवैत और ओमान। अब जरा ये भी देखिए, ट्रंप की सैन्य आक्रामकता के पीछे क्या वाकई चुनाव हैं या चुनाव इसकी वजह नहीं है। और ये भी आपको बता दें कि मिड टर्म इलेक्शंस में पहली बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है, जनरली ये भी देखा गया है कि जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ होता है, जो पार्टी होती है जिसका प्रेसिडेंट होता है, ज्यादातर बार ऐसा भी हुआ है कि जो मैंडेट मिड टर्म के रहे हैं वो उसके खिलाफ गए। तो अगर ये भी है तो क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं या ये बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, क्योंकि जितने भी उनके विधायी कार्य हैं वो ग्रिडलॉक में आ जाएंगे। अब जरा देखिए, ट्रंप की सैन्य आक्रामकता के पीछे मिड टर्म इलेक्शन है क्या वो अपनी स्ट्रॉन्ग मैन की छवि बनाना चाहते हैं और खासतौर से मागा, उनका जो सपोर्ट बेस है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं क्या वो डोमेस्टिक इश्यूज से डाइवर्जन के लिए ये डाइवर्जनरी टैक्टिक जिसमें वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि जब घर में कई नेता अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो वो थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते हैं, ध्यान भटकाते हैं और उससे अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। क्या वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर में, मैंने जैसा आपको बताया, मध्यावधि चुनाव हैं और क्या इसीलिए यहां एक बार फिर से एग्रेशन बढ़ाने के बारे में अमेरिका सोच रहा है, जो उसके फिलहाल एक्शंस में दिख भी रहा है। युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय अमेरिकी जनता राष्ट्रपति के साथ खड़ी हुई पाई जाती है। ट्रंप इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान पर हमले कर रहे हैं क्या, क्योंकि इसके पहले भी कई प्रेसिडेंट्स ने ऐसा किया है। अगर होगा आगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये ग्राफिक्स में। ईरान को धमकाकर ट्रंप अपने कोर वोटर बेस को संदेश दे रहे हैं क्या, और इसमें कामयाब हो जाएंगे क्या वो। वोटर को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सख्त और निडर नेता
चाहिए और इसी छवि को मैं रखता हूं, मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप। क्या यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप देना चाह रहे हैं और क्या वो उसमें सक्सेसफुल होंगे? अशोक सज्जनहार सर, ये क्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस समय हो सकता है? जी देखिए, जैसे आपने कहा, जो मिड टर्म इलेक्शन में करीब करीब मेरे विचार से अगर वो देखा जाए, आंकड़े देखे जाएं, 90% से ज्यादा बारी जो प्रेसिडेंट होते हैं, रूलिंग प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी पार्टी को मात हासिल होती है। वो अपना इतना अच्छा उनका काम नहीं हो पाता, और जो नॉर्मल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, सेनेट में, गवर्नरशिप में जो उनको एडवांटेज हासिल होता है, वो मिड टर्म इलेक्शन में खत्म हो जाता है। आप किसी को भी देख लीजिएगा, बराक ओबामा को देख लीजिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देख लीजिएगा, सभी को मिड टर्म इलेक्शंस में उनके हाल अच्छे नहीं रहे। राइट। परंतु इनके लिए बहुत ज्यादा मेरे विचार से मुश्किल की बात है, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शंस में ये हार जाते हैं सर, तो क्योंकि वक्त एकदम समाप्त हो गया, ये मिड टर्म की वजह से कर रहे हो सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, इसका तो नुकसान होगा। इसका अगर नुकसान ही होगा तो भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते चले जा रहे हैं? क्या उनको यही लग रहा है कि कई बार अगर दर्द हद से बढ़े तो दवा हो जाता है? यहां क्या इनके लिए यही कारगर हो जाएगा मिड टर्म